संरक्षी बल, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है ना, विद्युत बल संरक्षी बल है। ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल भी क्या है, संरक्षी बल है। तो भले ही आप संरक्षी बल ना जानते हो, लेकिन आपको उनके नाम पता है। संरक्षी बल की जो परिभाषा है कंजर्वेटिव फोर्सेस की, वो डेफिनेशन जो है वो क्या है, संरक्षी बल ऐसे बल होते हैं कि अगर हम इनसे होने वाले वर्कडन को निकालें किसी भी राउंड ट्रिप पर, राउंड ट्रिप का मतलब क्या हो गया कि वर्कडन होने से पहले जो इनिशियल था और वर्कडन होने के बाद जो फाइनल था वो क्या हो जाए, सेम हो जाए। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं राउंड ट्रिप की, राउंड ट्रिप। तो राउंड ट्रिप का मतलब हो गया कि जो इनिशियल था, इनिशियल यानी कि प्रारंभिक, जो इनिशियल था और जो फाइनल था, जो इनिशियल वाली पोजीशन थी और जो फाइनल वाली पोजीशन थी वो एक ही जैसी हो गई। इसको कहते हैं राउंड ट्रिप। अब राउंड ट्रिप के एग्जाम्पल देखो, जैसे अगर आप एक पार्टिकल को, ऑब्जेक्ट को जमीन से ऊपर फेंको, तो पहले कहां था, पार्टिकल जो है पहले जमीन पर था, पहले जमीन पर था। चलो इसको बॉल कह देते हैं, गेंद कह देते हैं। ये गेंद है जो पहले कहां थी, जमीन पर थी। आपने इसको ऊपर उछाल दिया और फिर ये आकर के वापस गिर गई। तो बाद में यानी कि लास्ट में अभी भी कहां पर है, जमीन पर है, जमीन पर। तो पहले भी ये जमीन पर थी और बाद में भी ये जमीन पर है। इसको कहेंगे राउंड ट्रिप। इनिशियल वाली पोजीशन क्या थी, जमीन, और फाइनल वाली पोजीशन भी क्या थी, जमीन। राउंड ट्रिप ऐसे भी हो सकता है कि आपने ऑब्जेक्ट को यहां देखा था, इनिशियल प्रारंभिक स्थिति ये थी, और ये वर्क डन हुआ, ये ऐसे ऑब्जेक्ट गया, वस्तु ऐसे गई और फिर वापस उसी जगह पे लौट आए। इसका नाम भी क्या है, राउंड ट्रिप। राउंड ट्रिप में जो रास्ता है वो क्लोज बनता है। यहां पर उतना अच्छी फीलिंग नहीं आती है, क्योंकि वो गया तो कैसे रास्ते पर गया, सीधे, और जब लौट के आया तो भी कैसा था, सीधा। तो वो जो है क्लोज पाथ, जो बंद पाथ बनना चाहिए, वो यहाँ पे आपको नजर नहीं आता। लेकिन कभी कभी जो है बंद पाथ क्या है, नजर भी आएगा। तो जो संरक्षी बल है उनकी कई सारी डेफिनेशंस हैं। उनमें से एक परिभाषा यही कि अगर कोई बल संरक्षित बल है, संरक्षी बल है, तो उससे होने वाला वर्कडन राउंड ट्रिप में निकालोगे तो हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है ना, राउंड ट्रिप में वो हमेशा जो कार्य आप निकालोगे वो जीरो आएगा। अच्छा, राउंड ट्रिप का मतलब कभी कभी आपको क्लोज पाथ दिखेगा, बंद परिपथ बन गया, बंद रास्ता बन गया, और कभी कभी राउंड ट्रिप में आपको नहीं दिखेगा। जैसे इस वाले एग्जांपल में आपको क्लोज वाला पाथ नहीं दिखेगा। वो तो हमने आपको बता दिया कि ये देखो गया और ये ऐसे आया, लेकिन इसके आने का रास्ता तो यही होगा ना, जिस रास्ते ये जाएगा उसी रास्ते वापस भी आएगा। तो संरक्षी बल की एक परिभाषा तो ये हो गई। कंजर्वेटिव फोर्सेस, कई सारी बातें हैं इसको लेकर के। कंजर्वेटिव फोर्सेस, संरक्षी बल, तो ये ऐसे बल होते हैं कि अगर हम इनकी वजह से वर्कडन निकालें किसी राउंड ट्रिप पर तो हमेशा क्या है, जीरो। तो दीज आर सच फोर्सेस, सच फोर्सेस, ये ऐसे बल हैं, दीज आर सच फोर्सेस फॉर विच वर्कडन, वर्कडन मतलब कार्य, W, कहां, इन राउंड ट्रिप,
राउंड ट्रिप में अगर हम लोग इनकी वजह से वर्कडन निकाले तो हमेशा क्या है, शून्य आएगा, ऑलवेज जीरो। और राउंड ट्रिप का मतलब मैंने आपको बता दिया, उधर लिखा भी दिया कि राउंड ट्रिप का मतलब क्या है। प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति क्या एक जैसी है, उसको हम राउंड ट्रिप कहते हैं। तो एक तो ये डेफिनेशन हो। दूसरी इसकी डेफिनेशन क्या है, तो ये जो आपके कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, जब ये होते हैं तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और अंतिम गतिज ऊर्जा फाइनल काइनेटिक एनर्जी वो भी क्या होती है, बराबर। प्रारंभिक गतिज ऊर्जा और इनिशियल यानी कि प्रारंभिक, फाइनल यानी कि अंतिम, ये दोनों काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा क्या होती है, बराबर। तो यहाँ पर एक दूसरी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, These are such forces, ये ऐसे बल होते हैं for which हिंदी हो जाएगी जिनके लिए, ये ऐसे बल हैं जिनके लिए जो कार्य होता है राउंड ट्रिप में वो हमेशा कैसा होता है, जीरो। These are such forces for which initial kinetic energy, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, अंतिम गतिज ऊर्जा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी के फाइनल। ये हो गया आपका प्रारंभिक और ये हो गया अंतिम गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। एक डेफिनेशन तो आप ये दे सकते हैं, या एग्जाम में या तो आपसे डेफिनेशन पूछेगा तो कोई एक डेफिनेशन आप लिख सकते हो, लेकिन कभी कभी जो है आपसे पूछता है कि जो संरक्षी बल है उनकी विशेषताएं क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, तो आपको सारी बातें पता होनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी, कि संरक्षी बलों की मौजूदगी में प्रारंभिक गतिज ऊर्जा और अंतिम गतिज ऊर्जा क्या होता है, इक्वल होता है। प्रारंभिक और अंतिम हमेशा कैसा होता है, इक्वल। थर्ड नंबर पे चलते हैं, तीसरा क्या है, अगर संरक्षी बल मौजूद है और आपने किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में या किन्हीं दो पोजीशंस के बीच में वर्कडन निकाला है, जैसे कि वर्कडन होने से पहले कोई वस्तु यहां ए पर थी और वर्कडन होने के बाद अब वस्तु यहां पर है, तो यहाँ पे दो स्थितियां हो गई ए और बी, ठीक है ना। वर्कडन निकाला गया है किनके लिए, दो स्थितियों के लिए, ए और बी के लिए। अब उस वस्तु को ए से बी तक आप ले गए हैं इस रास्ते से, इस रास्ते से आपने वस्तु को ए से बी तक पहुंचाया, रास्ता नंबर 1, और आपने वर्कडन निकाला है तो वर्कडन आया है W1, जो कार्य हुआ है वो कितना है, W1। हमने भी वस्तु को ए से बी तक पहुंचाया है, लेकिन हमने इस रास्ते पर अपने वस्तु को चलाया था और जो कार्य निकाला है वो W2 है। किसी और ने वस्तु को इस रास्ते पर चलाया है, तीसरा रास्ता, और जो कार्य निकाला है वो क्या है, W3। किसी और ने जो है वस्तु को ए से बी तक पहुंचाया है और रास्ता ये चौथा रास्ता, और वर्कडन क्या है, W4। तो यहाँ मुद्दे की बात क्या है कि स्थितियां जो है वो बिल्कुल फिक्स है, रास्ते अलग अलग है लेकिन स्थितियां कैसी हैं, फिक्स। तो इसका मतलब ये हो गया कि कंजर्वेटिव फोर्सेस की मौजूदगी में जब हम किन्हीं भी दो फिक्स्ड पोजीशंस के लिए, किन्हीं भी दो फिक्स्ड पोजीशंस के लिए यानी कि फिक्स्ड स्थितियों के लिए वर्कडन निकालते हैं अलोंग द डिफरेंट रास्ते, वर्कडन निकालते हैं अलोंग द डिफरेंट पाथ, तो जो वर्कडन की वैल्यू आती है वो हमेशा कैसे आती है, सेम। यानी कि W1 की वैल्यू और W2 की वैल्यू और W3 और W4 और जितने भी रास्ते हैं सबके लिए क्या है, सेम। तो इसको लिखा है कि कंजर्वेटिव फोर्सेस संरक्षी बल की प्रेजेंस में, प्रेजेंस मतलब मौजूदगी,
मौजूदगी, कंजर्वेटिव फोर्सेस की मौजूदगी में जब हम किन्हीं दो फिक्स्ड पोजीशंस माने स्थितियां, किन्हीं दो फिक्स्ड पोजीशंस के लिए अलग अलग रास्तों पर वर्कडन माने कार्य निकालते हैं तो सभी वर्कडन का मान क्या रहता है? नियत रहता है। ये जो इतनी डिटेल में आपने जो ये बात बताई है कि कंजर्वेटिव फोर्सेस की मौजूदगी में जब हम किन्हीं दो फिक्स्ड पोजीशंस के लिए अलग अलग रास्तों पर वर्कडन निकालते हैं तो सभी वर्कडन का मान नियत रहता है। इसी बात को बिल्कुल अच्छे से कहा जाता है ऐसे, नंबर 3 का देखो कि वर्कडन अंडर कंजर्वेटिव फोर्सेस नॉट डिपेंड अपॉन रास्ता। डिपेंड माने क्या? निर्भर करना है, तो नॉट डिपेंड अपॉन रास्ता माने पाथ। यानी कि आप ये बताना चाहते हो कि कंजर्वेटिव फोर्सेस की मौजूदगी में जो वर्कडन होते हैं वो रास्तों पर डिपेंड नहीं करते, वो किस पे डिपेंड करते हैं? स्थितियों पर। उनको रास्ते से कोई लेना देना नहीं, उनको केवल किससे लेना देना? स्थितियों से। तो वर्कडन अंडर कंजर्वेटिव फोर्सेस नॉट डिपेंड अपॉन पाथ मींस रास्ता, इट डिपेंड अपॉन पोजीशंस। तो अगर आप फिर से देखें कि एक स्थिति ए थी और एक स्थिति बी थी और 4 लोगों ने ये काम किया है। कोई इस रास्ते से वस्तु को लेकर के वर्कडन निकालता है, कोई इस रास्ते से चलता हुआ वर्कडन निकालता है, कोई इस रास्ते से चलता हुआ वर्कडन निकालता है, कोई इस रास्ते पर चलते हुए वर्कडन निकालता है। लेकिन सभी लोगों के लिए स्थितियां कैसे हैं? सेम नियत है, लेकिन रास्ते कैसे हैं? अलग अलग। लेकिन इस सिचुएशन पे जब हम काम करते हैं तो कंजर्वेटिव फोर्सेस की मौजूदगी में जो वर्कडन आते हैं वो कैसे आते हैं? इक्वल आते हैं, बराबर आते हैं। ठीक है, एक बात ये पता चल गई। और भी अभी बातें खत्म नहीं हुई। संरक्षी बल जो है वो ऐसे बल होते हैं जिनसे राउंड ट्रिप में अगर वर्कडन निकालोगे तो हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। राउंड ट्रिप का मतलब होता है इनिशियल स्थिति और फाइनल स्थिति कैसी है? सेम है। और जैसे अगर हम आपको याद दिलाने की कोशिश करें तो जब आपने 12th क्लास में अपना मैग्नेट का चैप्टर पढ़ा था चुंबक, तो उसमें एक पार्टिकल था, कण था आवेशित वाला, वो चुंबकीय क्षेत्र में जाता था। उसकी गतिज ऊर्जा जितनी भी होती थी वो जाता था। चुंबकीय बल उस पर क्या करता था? काम करता था, वर्कडन करता था। और उस चुंबकीय बल के कारण वो जो कण था वो वृत्तीपात पर यानी कि सर्कुलर रास्ते पर चलता था। लेकिन उसकी जो गतिज ऊर्जा थी वो कैसे रहती थी? नियत, वो नहीं बदलते थे। तुमने देखा कि यहाँ पर एक फोर्स है जो वर्कडन कर रहा है लेकिन गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी कि ये जो फोर्स है वो कैसा है? संरक्षी बल। ठीक है ना? तो कई सारे एग्जाम्पल आपको मिल चुके हैं संरक्षी बल के। अभी अगर आप याद नहीं है, आपको स्किप कर चुके हो, तो धीरे धीरे आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे और इनके उदाहरण एग्जाम्पल जब आपको मिलेंगे तो आपको लगेगा ये सारे बलों के नाम तो आपने सुने होंगे। तो पहला पॉइंट आपका ये हो गया। दूसरा पॉइंट जिसका मैंने एग्जाम्पल दिया कि अगर कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं, दीज आर फोर्सेज फॉर विच प्रारंभिक गतिज ऊर्जा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज इक्वल टू अंतिम गतिज ऊर्जा फाइनल काइनेटिक एनर्जी। यानी कि गतिज ऊर्जाओं का जो परिवर्तन है वो क्या है? शून्य। ठीक है ना?
और तीसरी बात जो मैंने वहां लिखी हुई है, हिंदी में भी पूरा डिटेल में लिख दिया है और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है कि वर्क डन अंडर कंजर्वेटिव फोर्सेस नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ, रास्ते पे डिपेंड नहीं करते, किस पे डिपेंड करते हैं, पोजीशंस पे डिपेंड करते हैं, स्थितियों पे डिपेंड करते हैं। और इसी चीज की क्या लिखी हुई है, नोट करिए भी है, यहाँ से स्टार्ट करिए राउंड ट्रिप से। राउंड ट्रिप का क्या मतलब है, यहाँ से स्टार्ट करिए। देखिए जैसे अगर कोई इक्वेशन, वैसे मैं बता चुका हूँ, एक बार रिवीजन करा रहा हूँ। अगर कोई इक्वेशन वेरिएबल x पे डिपेंड करता है, तो वेरिएबल x पर हमने कहा कि एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू x की पावर 2, तो आप अगर x की वैल्यू बदलोगे तो y क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो यहाँ से ये पता चल गया कि इस वाली इक्वेशन में जो y है वो इस पे निर्भर करता है, x पर। तो आप इसको जो है x के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर सकते हो, अवकलन कर सकते हो, यानी ddx आपके लिए तैयार है। और अगर कोई इक्वेशन टाइम पे डिपेंड करता है, समय पे डिपेंड करता है, आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो, अवकलन कर सकते हो, किसके, टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आपको पहले डेल ऑपरेटर बताया था। डेल ऑपरेटर जो है वो डिफरेंशिएट कर सकता है x, y, z तीनों के लिए। जैसे कि अगर कोई फंक्शन है, कोई फलन है, कोई भी फंक्शन है, कोई फलन है और वो x, y, z तीनों पे डिपेंड करता है, x, y, z तीनों पे डिपेंड करता है, तो x के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, y के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट करते हैं और z के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं। डेल ऑपरेटर तीनों काम एक साथ करता है। और डेल ऑपरेटर कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है, और इसकी जो वैल्यू है वो ये है, आई कैप डेवर डेवर एक्स, जे कैप डेवर डेवर वाई, के कैप डेवर डेवर जेड, ठीक। तो जो स्थितिज ऊर्जा है, 4 नंबर पॉइंट, जो स्थितिज ऊर्जा है, अगर हम उसको यू से लिखे और उस पर हम डेल ऑपरेटर लगा दें। हमने आपसे ये भी बताया था कि जो डेल ऑपरेटर है ना, ये डेल ऑपरेटर, इसके साथ में अगर स्केलर फिजिकल क्वांटिटी आ जाए, अदिश राशि अगर आ जाए, तो हम इसको क्या पढ़ते हैं, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट किसका ग्रेडियंट, उस फिजिकल क्वांटिटी का ग्रेडियंट जिसको तुमने वहां पे लगाया। तो चौथी जो डेफिनेशन है संरक्षित बल की, वो क्या है कि स्थितिज ऊर्जा का जो ग्रेडियंट है और उस पर लगा दो ऋण, निगेटिव लगा दो, तो क्या बन जाता है, कंजर्वेटिव फोर्स। जरा बात को समझेगा। चौथी जो डेफिनेशन है वो क्या है, ग्रेडियंट का मतलब है कि ऑपरेटर के साथ कौन आएगा, अदिश स्केलर फिजिकल क्वांटिटी आएगी। तो हमने यहाँ पर ऑपरेटर लिया डेल वाला और इसके साथ ले जाए स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम इसके साथ स्थितिज ऊर्जा ले आए हैं तो 100% ये कंफर्म है, ये जो स्थितिज ऊर्जा है वो किस पे डिपेंड करती होगी, एक्स वाई जेड पे डिपेंड करती होगी। इसको क्या पढ़ेंगे, ग्रेडियंट। किसका ग्रेडियंट, स्थितिज ऊर्जा का ग्रेडियंट, ठीक है ना। अब स्थितिज ऊर्जा को हम लोग यू से अगर लिख लें, कैपिटल यू से, तो इस स्थितिज ऊर्जा पर नेगेटिव लगा दो, तो ऊपर को क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे स्थितिज ऊर्जा का ग्रेडियंट, इसको क्या पढ़ेंगे, ऋणात्मक ग्रेडियंट ऑफ स्थितिज ऊर्जा, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और ये बराबर होता है कंजर्वेटिव फोर्स के। यानी कि संरक्षी बल की एक डेफिनेशन ये है, कंजर्वेटिव फोर्स F बराबर होता है माइनस का ग्रेडियंट ऑफ किसका ग्रेडियंट, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, और ये आ जाएगा F इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिखेंगे, डेल।
एक डेफिनेशन इसकी ये होगी, ठीक है ना। इसको भी हम चाहे तो प्रूव कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं अपनी जर्नी में जो आप मैकेनिक्स वाला पार्ट पढ़ रहे हो, इस जर्नी में आप इसको कहीं ना कहीं प्रूव भी करोगे। अभी तो हम केवल ये जान रहे हैं ना, इंट्रो ले रहे हैं कि जो कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं वो क्या क्या है, कंजर्वेटिव फोर्सेस से जो प्रॉपर्टीज हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस की वो देख रहे हैं। पहली बात, दूसरी बात, तीसरी और चौथी। चौथे नंबर पे आपको ये पता चला कि नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक। पांचवी बात क्या है भाई, तो हमने आपको ये भी सिखाया हुआ है कि ये जो आपका डेल ऑपरेटर है, इसके साथ अगर अदिश राशि आ जाए, अदिश राशि, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, तो हम इसको पढ़ते हैं ग्रेडियंट। ग्रेडियंट अगर इसी डेल ऑपरेटर के साथ में सदिश राशि आ जाए, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, और बीच में डॉट लग जाए, तो क्या पढ़ते हैं, डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस, और ये डेल ऑपरेटर आ जाए, बीच में क्रॉस आ जाए, साथ में क्या हो, सदिश राशि, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, सदिश राशि। अब हम इसको क्या पढ़ते हैं, कर्ल, CURL। बता चुका हूं पहले, दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि अगर आपने ऑपरेटर के साथ में अदिश राशि डाल दिया तो ग्रेडियंट, सदिश राशि डाली है, दोनों के बीच में डॉट है तो डाइवर्जेंस, और अगर बीच में क्रॉस डाला है तो कर्ल। तो जो पांचवी बात है संरक्षी बल को लेकर के कि कंजर्वेटिव फोर्सेस का जो कर्ल है, कर्ल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्सेस बिकम जीरो, बिकम जीरो, यानी कि कर्ल F बराबर जीरो। सिंबल में लिखोगे तो क्या लिखोगे, डेल क्रॉस F इज इक्वल टू जीरो। कंजर्वेटिव फोर्सेस का जो कर्ल है वो कैसा होता है, जीरो होता है। तो कई सारे क्वेश्चन आज की क्लास में आपका इंतजार कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस भी आपको करने पड़ेंगे। आपको फोर्स दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि भाई जरा बताओ कि ये संरक्षी है कि नहीं है। तो मुझे जितनी भी बातें बताई गई हैं, मैं कोई एक बात वहां पे सेट करके देखूं, तो अगर हमारे सामने जो है फोर्स दिया जा रहा है और ये नहीं बताया जा रहा कि ये कंजर्वेटिव है कि नहीं है, मुझे चेक करना है, तो सबसे आसान तरीका उसका कर्ल निकाल लो। अगर कर्ल की वैल्यू जीरो आ जाए तो वो कंजर्वेटिव है। इसको प्रूफ करने को भी आता है, कहता है कि प्रूफ करके दिखाओ कि कंजर्वेटिव फोर्सेस का कर्ल कैसा होता है, जीरो। इस क्वेश्चन को भी यही कर देते हैं, प्रूव दैट कर्ल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स ऑलवेज जीरो, ऑलवेज जीरो। ये प्रूफ करके दिखाना, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि कंजर्वेटिव फोर्सेस का जो कर्ल है वो जीरो होता है। कैसे करें भाई, कर्ल F डेल क्रॉस F, ठीक, मेरी बात सही। और उधर हमको 12th लेवल पे पता है, अगर हमारे पास में दो वेक्टर है, एक हमारे पास में वेक्टर 1 है और क्रॉस करके है वेक्टर 2, तो हम डिटर्मिनेंट बना लेते हैं, हिंदी में सारणिक कहते हैं, और ऊपर क्या लिख लेते हैं, IJ के, तो नीचे क्या लिखते हैं, पहले वाले वेक्टर का x कंपोनेंट, पहले वाले वेक्टर का y कंपोनेंट, पहले वाले वेक्टर का z कंपोनेंट, और दूसरे वाले वेक्टर का x कंपोनेंट, दूसरे वाले वेक्टर का y कंपोनेंट, दूसरे वाले वेक्टर का z कंपोनेंट। ये हम जानते हैं। तो डेल क्रॉस F लिखा हुआ, इधर हमको ये पता है कि F बराबर क्या होता है, माइनस का डेल, ठीक। ये देखो नंबर 4 वाला पार्ट, ठीक है, सही है।
तो एफ इज इक्वल टू माइनस डेल का मतलब क्या है, आई डेवर डेवर एक्स डेवर डेवर वाई डेवर डेवर जेड। कुछ लोग इसको डेल डेल एक्स डेल डेल वाई डेल डेल जेड, ऑपरेटर का नाम क्या, डेल ऑपरेटर, डेल डेल एक्स डेल डेल वाई डेल डेल, साथ में यू, इस यू को अंदर भेजो, ये आ जाएगा माइनस डेवर यू डेवर एक्स, साथ में आई के, और माइनस डेवर यू डेवर वाई, साथ में जे के, माइनस डेवर यू डेवर जेड, साथ में के है। ये इक्वेशन में ठीक क्लियर रिवर। अब डेल क्रॉस एफ, डेल ऑपरेटर क्या है, वेक्टर है ना, डेल ऑपरेटर को जब आप खोलते हो तो आई जे के दिखता है ना उसमें, तो ये मैंने डिटरमिनेंट्स बना लिया भाई। ऊपर क्या लिखा, आई जे के, पहले क्या है डेल, और डेल में डेल ऑपरेटर जो होता है इसको भी लिख देते हैं यहां पर अलग से, डेल ऑपरेटर कैसा होता है, आई डेवर डेवर एक्स प्लस जे डेवर डेवर वाई प्लस के डेवर डेवर जे। तो डेल ऑपरेटर है फर्स्ट वेक्टर, तो आई के साथ क्या है भाई, डेवर डेवर एक्स, जे के साथ क्या है, डेवर डेवर वाई, के साथ क्या है, डेवर डेवर जे। फिर एफ है अपना, तो एफ में जरा देखो भैया, एफ में क्या है, माइनस का डेवर यू डेवर एक्स माइनस डेवर यू डेवर वाई और माइनस डेवर यू डेवर जे। अब ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का तरीका तो हमें पता ही है, फॉलो कर लेते हैं। 3 नंबर पॉइंट तो किया जा चुका है। अब डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व होती है आई थिंक सभी को पता है, चलो फिर भी यहां पर देखते हैं सॉल्व करके। सबसे पहले हमने आई कैप लिया, इसको लिख लेते हैं डेल क्रॉस एफ। सबसे पहले मैंने आई कैप लिया, जब आई कैप लिया तो जिस कॉलम में आई कैप है उसको छिपा लेते हैं, और जिस रो में आई कैप है उसको छिपा लेते हैं, जो बचा उसको रिपीट कर दिया। क्या बचा भाई, डेवर डेवर वाई डेवर डेवर वाई डेवर डेवर जेड और माइनस डेवर यू डेवर वाई माइनस डेवर यू डेवर जेड। फिर हमने लिया माइनस जे के, तो माइनस जे के जब लिया तो सेकंड वाला कॉलम और फर्स्ट वाली को छिपाओगे तो क्या बचेगा, डेवर डेवर एक्स डेवर डेवर जेड, नीचे क्या बचेगा, डेवर यू डेवर एक्स और डेवर यू डेवर जेड। उसके बाद में प्लस का के कैप छिपाइए भैया जिसको छिपाना है, और बता दीजिए जो बचेगा, डेवर डेवर एक्स डेवर डेवर वाई माइनस डेवर यू डेवर एक्स माइनस डेवर यू डेवर जेड डेवर डेवर, ठीक है। अब और फर्दर सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा डेल क्रॉस एफ इज इक्वल टू आई का, पहले हम मल्टीप्लाई करते थे इनका, तो जब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा माइनस का डेवर स्क्वायर यू अपॉन डेवर वाई डेवर जेड, सही है, ठीक है। फिर अपना एक लगाते थे माइनस, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस नेगेटिव में आएगा ना, वो नेगेटिव को क्या बना देगा प्लस, तो क्या बन जाएगा डेवर स्क्वायर यू अपॉन डेवर वाई डेवर जेड, ये ठीक है, सही है ना इतने में। और आगे सॉल्व कर लो। तो एक तो स्टेप हमने ये सॉल्व कर लिया, दूसरा वाला भी सॉल्व करेंगे इसे। तो माइनस का जे क्या, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो माइनस डेवर स्क्वायर यू डेवर एक्स डेवर जेड, अपना लगाओगे माइनस, और जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वो भी माइनस आएगा, तो ये क्या अपना देगा प्लस, डेवर स्क्वायर यू अपॉन में डेवर एक्स डेवर जेड, प्लस का क्या है
इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस डेवर स्क्वायर यू डेवर एक्स डेवर वाई, अपना वाला नेगेटिव लगाओगे और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव आएगा तो प्लस करा देगा, डेवर स्क्वायर यू डेवर एक्स डेवर वाई। आप देखिए ब्रैकेट में सब एंटी लिखे हुए हैं, ये और ये कैंसिल, सेम लिखा है कि नहीं, एक नेगेटिव में दूसरा पॉजिटिव, ये और ये कैंसिल और ये कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कि नहीं। अब यहां से आपको मिल गया आई कैप अंदर आया 0, जे कैप अंदर आया 0, के कैप अंदर 0। प्रूफ हो गया कि कंजर्वेटिव फोर्सेस का जो कर्ल होता है वो क्या होता है 0। और अभी तो प्रॉपर्टीज की बात हो रही है, चौथा जो पॉइंट है ना ये भी आपको कहीं ना कहीं डिस्कस करके लाना पड़ेगा। तो ये भी क्वेश्चन बन जाएगा ना आपके लिए कि भाई नहीं मुझे दिखाओ कि कंजर्वेटिव फोर्सेस जो होते हैं वो नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के क्या होते हैं बराबर। अगर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का ग्रेडियंट लेके नेगेटिव लगाते हैं तो क्या बन जाता है कंजर्वेटिव। 4 नंबर भी प्रूफ होगा कभी ना कभी, ठीक है। और ये भी इतना कर लें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2000 में पूछा गया, सो दैट फोर्स F दिया गया 2xy + z² i कैप प्लस x² j कैप प्लस 2xz k कैप, ये कंजर्वेटिव फोर्स है। तो इसका अगर हम कर्ल निकालें और 0 आ जाए तो ये कंजर्वेटिव है। कर्ल निकाला गया इसका, कर्ल का मतलब होता है डेल क्रॉस एफ। कैसे करेंगे, आई जे के और डेल ऑपरेटर का है डेवर डेवर एक्स डेवर डेवर वाई डेवर डेवर जेड और फिर ये एफ है। एफ का आई के साथ क्या है 2xy + z², y के साथ क्या है x² और इसके k के साथ क्या है 2xj। सॉल्व करने अगर 0 आता है तो हाँ ये कंजर्वेटिव है। और कंजर्वेटिव के जो फीचर्स हम जान चुके हैं, तो ऐसे फीचर्स अगर किसी फोर्स ने नहीं माने तो उसको क्या कहना पड़ेगा, नॉन कंजर्वेटिव। सॉल्व किया जाए भैया इसका, डेल क्रॉस एफ आई कैप, देखें ब्रैकेट में क्या जा रहा है, डेवर डेवर वाई के साथ है 2xz माइनस, अब हम बिल्कुल डायरेक्ट में हैं, माइनस का डेवर डेवर जेड और इसके साथ है x² माइनस का जे कैप, डेवर डेवर x के साथ में है 2xz माइनस डेवर डेवर z के साथ है 2xy + z² प्लस का k कैप। तो डेवर डेवर x के साथ है x² माइनस डेवर डेवर y के साथ है 2xy + z²। अच्छा, इस पार्शियल डिफरेंशिएशन के रूल्स तो पता ही है ना। इसको जैसे डेवर डेवर x, उसको केवल x नजर आता, बाकी सब क्या रहता है कांस्टेंट। चलिए फिर आप करिए, हम भी इसको सॉल्व करके लाते हैं रिजल्ट का। आई कैप, अब डेवर डेवर y कह रहा, मुझे y दिखना चाहिए, तो यहाँ कोई y दिख रहा, देखो भाई इधर डेवर डेवर y यहाँ दिख रहा है, तो फिर कांस्टेंट है, क्या हो गया 0। डेवर डेवर z कह रहा, मुझे z दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा तो क्या हो गया 0। आपको ये बात पता है? नहीं सर, ये मैथ का पार्ट है, इन लोगों ने पढ़ लिया, आपने नहीं पढ़ा। हाँ समझ लो, जैसे तुमको डिफरेंशिएशन आता है ना, तो जो डेवर डेवर x है ना, डेवर डेवर x को केवल x पसंद है, केवल x पसंद है। अगर आपको x मिल जाता है तो वैसे ही डिफरेंशिएशन होगा जैसे कि तुम करते थे। बाकी अगर कोई और चीज दिखती है तो उसके लिए क्या है कांस्टेंट।
डेवर वाई को क्या है, केवल वाई पसंद है, और डेवर जेड को केवल जेड पसंद है। तो यहां पर आप देखिए, यहां लिखा हुआ है डेवर वाई, यहां पे वाई वाला कोई टर्म है नहीं। डेवर वाई सामने वाले को क्या रखेगा, रखेगा कांस्टेंट। क्या समझेगा कांस्टेंट? उसका कितना डिफरेंशिएशन होता है? 0। फिर यहाँ पे डेवर जेड को क्या पसंद है, जेड, यहाँ जेड है क्या, नहीं, तो क्या समझेगा कांस्टेंट? 0। अब देखिए माइनस का जे है। अब देखिए डेवर एक्स को केवल क्या पसंद है, x। बाकी की जो चीजें हैं 2 और जेड ये क्या है, कांस्टेंट। तो जो आपने 12th क्लास का डिफरेंशिएशन पढ़ा है उसमें आप कांस्टेंट को बाहर निकाल देते थे ना, डेवर एक्स और केवल क्या रह गया, साथ में एक्स रह गया, कांस्टेंट बाहर निकाल दिया। अब देखिए यार डेवर जेड, डेवर जेड पहले इसके पास गए, डेवर जेड 2xy माइनस डेवर जेड जेड स्क्वायर प्लस का के, इधर देखिए सीधे हो गया, यहां पे डेवर एक्स और यहां पे एक्स स्क्वायर, तो क्या डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। ठीक है, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता था, nx की पावर n माइनस 1। सिंपल रूल वही चलेगा, बस इनमें डिफरेंस केवल ये रहता है कि डेवर एक्स को x मिलना चाहिए तो आगे बढ़ेगा, कांस्टेंट मिलेगा तो 0, और बाकी लोगों को वो कांस्टेंट समझ लेगा अगर x नहीं मिलता है तो। और आगे चलते हैं, देखो यहाँ पे ये देखो नेगेटिव लगा हुआ है, ये नेगेटिव, डेवर वाई कौन आया 2xy माइनस डेवर वाई और क्या है जेड स्क्वायर, तो डेल क्रॉस है, ये तो 0 हो चुका है भाई। अब इसको देखते हैं माइनस का जे का, अब x की पावर 1 का 1 होता था ना, तो डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आ जाएगा 2z माइनस, देखो ये 0 हो जाएगा, यस सर हो जाएगा, क्योंकि z मिलेगा ही नहीं इसको, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 2 0 हो जाएगा प्लस का k है, यहाँ देखिए 2x आ चुका है, अब यहाँ पे 2x को बाहर कर दिया जाएगा, 2x को, और केवल y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, और यहाँ देखिए क्या है 0, क्योंकि इसको y मिलेगा, देखो ओवरऑल सम मिला के क्या आ गया 0 है, क्योंकि कर्ल f 0 आ गया है इसलिए ये कंजर्वेटिव है। तो यहाँ पर रिजल्ट आ गया, क्योंकि कर्ल f इज इक्वल टू 0 आया है इसलिए फोर्स इज कंजर्वेटिव हो गया। डिफरेंशिएशन के जो फंडे हैं बिल्कुल वैसे ही लगेंगे, बट डेवर एक्स को x मिलना चाहिए, x नहीं मिलेगा तो वो सामने वाले को समझेगा कांस्टेंट और 0 कर देगा। x मिलता है और बाकी लोग भी मिलते हैं तो x के साथ इंगेज होगा, केवल x को अपने पास रखेगा, बाकी कांस्टेंट को बाहर कर देगा। सेकेंड क्वेश्चन 2005 में पूछा गया, कह रहा है कि प्रूफ करके दिखाओ कि ये नॉन कंजर्वेटिव है। काम वही करना पड़ेगा, डेल क्रॉस एफ जो है वो 0 नहीं आना चाहिए, तो निकालते हैं कर्ल एफ डेल क्रॉस एफ, डिटरमिनेंट आई जे के डेवर एक्स डेवर वाई डेवर जेड, आई के साथ क्या है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जे के साथ क्या है 3xy, के के साथ क्या है कुछ नहीं तो 0, कोई अगर नहीं दिखता है के के साथ तो फिर 0 है इसका मतलब। डेल क्रॉस है आई क्या ये तो 0 हो गया भाई, और माइनस अभी भी 0 आ जाएगा, चाहो तो आप एक लाइन लिखो कोई दिक्कत नहीं है, देखो y को y मिलेगा नहीं तो 0 दे देगा, और डेवर जेड को ये नहीं मिलेगा एग्जैक्ट तो 0 दे देगा, माइनस का जेड है एक तो 0 दे देगा फिर 0 दे देगा, क्योंकि डेवर एक्स को x नहीं मिलेगा तो 0 दे देगा, और डेवर जेड को z नहीं मिलेगा तो 0 दे देगा, फिर प्लस का केक है
डेबर डेबर एक्स 3xy माइनस का डेबर डेबर वाई वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आया डेल क्रॉस एफ इज इक्वल टू के कैप, यहाँ पे 3y बाहर हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 2y आएगा, बाकी तो 0 हो जाएगा। डेल क्रॉस एफ आ गया y के कैप जो कि 0 नहीं है, इसलिए f इज नॉन कंजर्वेटिव, इसलिए ये फोर्स नॉन कंजर्वेटिव। क्वेश्चन नंबर 3, कंजर्वेटिव फोर्सेस को कैसे पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में कैसे लिखते हैं? हमने आपको बताया नंबर 4 पर माइनस का डेल यू, यानी कि कौन सा ऑप्शन? फर्स्ट। और क्वेश्चन नंबर 4, कंजर्वेटिव फोर्स को कैसे लिख सकते हैं? कर्ल एफ क्या लिखा हो? तीसरा डेल क्रॉस एफ इज इक्वल टू 0। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो स्थितिज ऊर्जा जो पोटेंशियल एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा देखते हैं इसके बारे में हम क्या क्या जानते हैं। स्थितिज ऊर्जा, एक तो इसकी सिंपल डेफिनेशन ये होती है कि स्थिति के कारण किसी वस्तु में जो ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो ड्यू टू पोजीशन का हिंदी क्या हो गया? स्थिति। ड्यू टू पोजीशन एनर्जी ऑफ सिस्टम यानी निकाय इज कॉल्ड स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। और एक ये भी डेफिनेशन होती है कंजर्वेटिव फोर्सेस में जब हम लोग डील करते हैं। और आपको बता दें कि स्थितिज ऊर्जा की बातें होती तभी है जब कंजर्वेटिव हो, नॉन कंजर्वेटिव में स्थितिज ऊर्जा डिफाइन नहीं होती है। ठीक है ना? तो क्या है, जरा सा विद्युत वाले चैप्टर पर, विद्युत क्षेत्र वाले चैप्टर पर चलता है। वहां पर आपके पास में एक आवेश होता था जिसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र होता था, और फिर आप एक आवेश लेते थे, परीक्षण आवेश 1 कूलम का, ये अनंत पर होता था। अनंत से किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है उसको क्या कहते थे? स्थितिज ऊर्जा। ठीक है ना? तो इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि स्थितिज ऊर्जा बराबर वर्क डन किसके ऊपर? वर्क डन ओवर, जनरल में सोचना है, वर्क डन ओवर पार्टिकल फ्रॉम इनफाइनाइट टू पोजीशन आर इन कंजर्वेटिव फील्ड। देखो, कंजर्वेटिव फोर्सेस जहां तक काम करते हैं उसको क्या कहते हैं? कंजर्वेटिव फील्ड, कंजर्वेटिव क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र। तो स्थितिज ऊर्जा बराबर है वर्क डन ओवर द पार्टिकल फ्रॉम इनफाइनाइट टू पोजीशन आर। पोजीशन को हम लोग वेक्टर आर से लिखें तो और अच्छा रहेगा। इन कंजर्वेटिव फील्ड, मान लेते हैं कि ये कंजर्वेटिव फील्ड ये है, ये कंजर्वेटिव फील्ड है, और कोई पार्टिकल जो है वो अनंत पर है, इनफाइनाइट पर। ठीक है? और अनंत पर कोई m द्रव्यमान का पार्टिकल है, और हम इसको कंजर्वेटिव फील्ड में ले आए, इस जगह तक ले आए। ये जो जगह है इसका जो स्थिति सदिश है वो r है, स्थिति सदिश r है।
पहले ये कहां था? तो पहले ये इनफाइनाइट पर था, पहले ये अनंत पर था। अनंत वाले का स्थिति सदिश क्या होगा? अनंत होगा। और जब वो फील्ड के अंदर आ गया, जब वो क्षेत्र के अंदर आ गया, तो फिर उसका जो स्थिति सदिश है वो अनंत तो नहीं होगा, कुछ और होगा। तो कंजर्वेटिव फील्ड ये संरक्षित क्षेत्र है। और आपको ये भी याद है तब, ये जो सारा काम करते थे वो फील्ड से क्या करते थे? अपोजिट। फील्ड चाहता था कि तुम बाहर जाओ, लेकिन तुम उसको अंदर लाते थे। अगर हम विद्युत बल वाला फिर से आपको उदाहरण दें, तो ये आवेश है, ये आवेश है, ये अनंत पर आवेश है। अनंत पर आवेश को तुमने लाना शुरू किया, ये वाला आवेश तो इसको धक्का दे रहा है ना, यानी कि ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, जो विद्युत बल है, वो सामने वाले को क्या करता था? धक्का देता था। दिमाग में ऐसे लाओ कि विद्युत बल जो करता था तुम उसका क्या करते थे? उल्टा। तो अगर विद्युत बल जो है उसको धक्का दे रहा है, तो आप जो है बाहर से हेल्प लेकर के, खुद हेल्प से खुद आप अपनी जो है एनर्जी का इस्तेमाल करके इस काम को करते थे। तो यहां पर ये जो वर्क डन है ना, इस पर नेगेटिव लगाने के पीछे कारण यही था कि हम यहां पर जो भी करते हैं वो संरक्षी बल जो चाहता है उसका हम ठीक क्या करते हैं? उल्टा करते हैं। इसलिए हम क्या लगा देते थे? नेगेटिव। कि संरक्षी बल अगर ये चाहता है कि हम तुमको अनंत जाने नहीं देंगे, जैसे देखो गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल जो है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो हमारे मार्कर को अनंत में जाने देता है? नहीं। तो हम इसको अनंत में भेजते थे, यानी ये अपने पास रखना चाहता है, हम इसको क्या करते थे? अनंत में भेजते थे। और विद्युत बल वाले केस में वो उसको अनंत में रखना चाहता है, लेकिन हम कहां ले आते थे? हम उसके पास ले आते थे। तो हमेशा जो संरक्षी बल चाहते थे, आपने उनकी चाहत का हमेशा विरोध किया है और आपने वर्कडन किया है। जब ये काम किया है तो हम यहाँ पे क्या लगाते थे? नेगेटिव। नेगेटिव केवल यही बताता था कि कंजर्वेटिव फोर्सेस, संरक्षी बल जो चाहते हैं, हम उसको ठीक क्या कर रहे हैं? उल्टा कर रहे हैं। ठीक है। तो अब मेरा देखिएगा स्थितिज ऊर्जा, लिखते हैं एक बार फिर से इसको, स्थितिज ऊर्जा। अब ये जो बात लिखी है हमने, लिखी माइनस वर्कडन, वर्कडन बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हमने लिखा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट दिया और इंटीग्रेशन कर दिया, क्योंकि अगर इंटीग्रेशन नहीं करेंगे तो ये वर्कडन कैसा होगा? छोटा सा। तो हम तो यहाँ पे टोटल वर्कडन की बात करते हैं ना। स्थितिज ऊर्जा क्या है? माइनस ऑफ नेगेटिव ऑफ वर्कडन और टोटल वर्कडन ओवर द पार्टिकल फ्रॉम अनंत टू पोजीशन आर इन कंजर्वेटिव फील्ड। कि अनंत से संरक्षित क्षेत्र में लाने में जो कुल काम किया गया है उसको हम लोग क्या कहते थे? स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पे टोटल वर्कडन है, कुल कार्य है। अगर आप इंटीग्रेशन नहीं लगाओगे तो केवल यह क्या बनेगा? वर्कडन बनेगा, केवल कार्य बनेगा, छोटा सा काम बनेगा। और अगर इंटीग्रेशन लगा दोगे तो क्या बन जाएगा? टोटल वर्कडन। जैसे अगर हम ऐसे लिखें टोटल वर्कडन, टोटल वर्कडन W बराबर है इंटीग्रेशन फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। ये है टोटल। नेगेटिव को लगा रहे तो हम ठीक उसका क्या करते थे? उल्टा करते थे, जस्ट उल्टा। अब देखो भैया स्थितिज ऊर्जा को यू से लिख दी, माइनस इंटीग्रेशन। पहले आप कहां थे? अनंत पर थे। अब कहां आ गए? आर पर आ गए। जीरो ना करो, जीरो का मतलब तो फिर ओरिजिन पे पहुंच गए। अब हम उस जगह पर आ गए जिसका स्थिति सदिश क्या है? आर है। पहले हम अनंत पर थे, पहले अपना पार्टिकल, अपना कण अनंत पर था। अब वो एक ऐसी जगह पर आ गया है जिसका की स्थिति सदिश आर है। और स्थिति सदिश आर है तो वैल्यू कितनी होगी? आर। और यहां पर लिखा मॉडुलस ऑफ एफ और मॉडुलस ऑफ डी आर और साथ में क्या? कॉस थीटा। ठीक है। ये आ गया माइनस इनफाइनाइट से आर, इसको मान लिया एफ, इसको ले लिया डी आर और साथ में क्या लिख दिया? कॉस थीटा। तो यहां तक अगर आपको कोई समस्या है तो फिर से मुझे बता दीजिए। देखो ये तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। किसी वस्तु में स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है इसको क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा।
ये हमेशा याद रखना कि जहां स्थितिज ऊर्जा है वहां संरक्षी बल है, जहां संरक्षी बल नहीं होता वहां स्थितिज ऊर्जा नहीं होती है। तो ये बात पक्की है कि स्थितिज ऊर्जा हमेशा संरक्षी बल की मौजूदगी में ही होती है। संरक्षी बल जहां तक काम करते हैं उस क्षेत्र को कहते हैं संरक्षी क्षेत्र, कंजर्वेटिव फील्ड। दूसरी जो डेफिनेशन है वो स्थितिज ऊर्जा की क्या है? संरक्षी बल के विरोध में, अपोज में, अनंत से किसी वस्तु को संरक्षी क्षेत्र के किसी स्थिति सदिश आर तक लाने में जो कुल काम करते हैं वो क्या बन जाती है? स्थितिज ऊर्जा। कभी कभी इसी को बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा का चेंज, यानी यहाँ पे यू ना लिख के क्या लिख देता है? डेल्टा यू। क्या लिख देता है? डेल्टा यू। क्लियर ये बात? तो अब हमने वही बात यहाँ लिखी हुई है, फिर इसको मैथमेटिकल बदला और यहाँ तक हम पहुंच गए। कोई समस्या? ये आपको पता है ना कि जैसे ऐसे लिखा जाए तो क्या पढ़ोगे? सदिश ए, ऐसे लिखा जाए तो क्या पढ़ोगे? मॉड ऑफ सदिश ए। सदिश ए परिमाण जिसको कहते हैं। अगर हम ये भी हटा दें, ये भी हटा दें, ये भी हटा तब भी क्या पढ़ते हैं? मॉड। अभी ये क्या लिखा हुआ है? मॉड। तो अगर हम ये दोनों पैरेलल लाइंस हटा दें, एरो बेटा, तो भी क्या पढ़ा जाएगा? मॉड। सिमिलरली ये भी क्या? मॉड। और आगे क्या? cos थीटा। ठीक है ये बात? यहां तक आइए पहले जब ये कंप्लीट करते हैं। स्टॉप राइटिंग, ध्यान देना। जैसे कुछ बातें आपको पता है। क्या पता है कि चार्ज माने आवेश, चार्ज का डिफरेंशिएशन, अवकलन समय के सापेक्ष देता है विद्युत धारा। अगर आपके पास में चार्ज है तो आप उसको समय के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर दीजिए, रिलेटिव टू टाइम जो है आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, क्या मिल जाएगी? विद्युत धारा। कैसे? आपने कहा इसका सबूत चाहिए, तो हमने कहा देखो I बराबर क्या है? dq/dt। तो ये ddt क्या पढ़ा जाएगा? समय के सापेक्ष डिफरेंशिएशन किसका? चार्ज का, आवेश का। सही है ये बात? पुरानी बात है, ठीक है। तो चार्ज को डिफरेंशिएट करते हैं तो विद्युत धारा मिलती है। तो विद्युत धारा को अगर इंटीग्रेट करें तो क्या मिल जाता है? चार्ज। ये भी पता है ना? तो ट्यूनिंग बनाओ कि डिफरेंशिएट करने से जो मिलता है तो मिलने वाले का इंटीग्रेशन कर लो तो दोबारा वो चीज क्या होती है? रिपीट हो जाती है। और आगे देखो, अगर हम लोग डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन करें तो क्या मिलती है? स्पीड। तो आपने अपना जो है तैयारी करी, s माने डिस्टेंस को डिफरेंशिएट करने से स्पीड मिलती है। तो स्पीड को इंटीग्रेशन करने से क्या मिलता है? डिस्टेंस मिलता है ना? बात सही है। देखो यहाँ भी यही चीज तो लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है कि कंजर्वेटिव फोर्स का इंटीग्रेशन करने से क्या मिलती है? स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। तो स्थितिज ऊर्जा को डिफरेंशिएट करने से क्या मिलेगा? कंजर्वेटिव फोर्स मिलेगा ना? फिर से देखो, आपके पास ये कंजर्वेटिव फोर्सेस है, आप इसको क्या कर रहे हो? इंटीग्रेट कर रहे हो। तो कंजर्वेटिव फोर्स को इंटीग्रेट करने से क्या मिला? स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा को डिफरेंशिएट करने से क्या मिलेगा? कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये काम जरा लिखा जाए, किया जाए कि इंटीग्रेशन हिंदी क्या होती है? इंटीग्रेशन समाकलन। तो इंटीग्रेशन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स कैपिटल F गिव्स पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि U बराबर होता है F.dr, ये U बराबर होता है इंटीग्रेशन। नेगेटिव को लगाना वो हमने बताया ना कि आप हमेशा उसके क्या चलते हैं? विरोध। तो देखो इसी से उल्टा मतलब ये निकलेगा कि डिफरेंशिएशन की हिंदी अवकलन ऑफ
पोटेंशियल एनर्जी गिव्स कंजर्वेटिव फोर्स, यानी कंजर्वेटिव फोर्स F बराबर हो गया, नेगेटिव तो लगेगा ही लगेगा क्योंकि मामला कैसा होता उल्टा उल्टा, तो F बराबर हो जाएगा माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कैपिटल। अब देखिए अगर हमारी पोटेंशियल एनर्जी केवल x पे डिपेंड करे, केवल x पे डिपेंड करे, अगर हमारी पोटेंशियल एनर्जी केवल किस पे डिपेंड करे x पर, तो भैया ये बनेगा माइनस का du बाई dx। अगर u केवल किस पे डिपेंड करे x पर, और अगर पोटेंशियल एनर्जी केवल y पे डिपेंड करे तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हो जाएगा माइनस का du अपॉन dy। अगर y पे डिपेंड करे, अगर वो z पे डिपेंड करे तो क्या लिखोगे माइनस का du अपॉन dz। तो ये अलग अलग बातें कर रहे हो आप, तो हमने कहा कि ऐसा करते हैं ना कि सीधे क्या लगाएं डेल ऑपरेटर। डेल ऑपरेटर कर लेने से फायदा क्या होगा, x भी आ जाएगा, y भी आ जाएगा और z भी आ जाएगा। तो हमने लिखा F इज इक्वल टू माइनस का डेल u। अब डेल u क्या करेगा, सारी बातें कर लेगा। डेल u क्या करेगा, देखो i कैप डेल u डेल x या डेवर u डेवर x, j कैप डेवर u डेवर y और k कैप डेवर u डेवर j। अच्छा अगर यहां पर कोई ये कह दे कि यार ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो y z पे डिपेंड नहीं करती है, ये क्या हो जाएंगे जीरो, केवल क्या रह जाएगा x वाला रह जाएगा। सिमिलरली अगर ये नहीं तो केवल y वाला रह जाएगा, ये नहीं तो केवल z वाला रह जाएगा, और अगर तीनों तो तीनों का काम चल जाएगा। ठीक है ना, तो यहां से आप देख सकते हैं कि मैंने लॉजिकली प्रूव कर दिया कंजर्वेटिव फोर्स बराबर माइनस का ग्रेडियंट, किसका ग्रेडियंट, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यानी कि आज की क्लास का जो 4 नंबर पॉइंट था वो हमने लॉजिकली प्रूव किया, क्योंकि हमें पता है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जस्ट उल्टे एक दूसरे के क्या होता है, उल्टे उल्टे। कई बार ऐसा होता है, ये देखो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दे तो त्वरण मिलता है, एक्सेलरेशन मिलता है। दिमाग में घुस गया कि वेलोसिटी को डिफरेंशिएट तो त्वरण को इंटीग्रेट करने से क्या मिलेगी, वेलोसिटी। क्लियर है। सिमिलरली हमारे सामने रिजल्ट आ चुका है डेफिनेशन से कि कंजर्वेटिव फोर्स का इंटीग्रेशन करने से पोटेंशियल एनर्जी मिलती है, तो पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट करने से क्या मिलेगा, कंजर्वेटिव। बहुत काम का रिजल्ट है ये वाला, ये बहुत काम का है। जैसे आपके सामने क्वेश्चन कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो है a बाई एक्स स्क्वायर, फाइंड द फोर्स चाहिए। तो आपके पास में फंडा है F बराबर माइनस डेबर u अपॉन डेबर x, i क्या, y और j वाले तो जीरो हो जाएंगे ना, क्योंकि डेबर y को y मिलेगा नहीं तो क्या दे देगा, जीरो। और यहां से आ गया F इज इक्वल टू माइनस i कैप डेबर x, u की वैल्यू क्या है a x की पावर माइनस 2। ठीक है, a अपॉन x स्क्वायर का मतलब यही है, और माइनस का i कैप a बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा 2x। F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 2ax i कैप। डन, बोलो। तो अब आपके पास में दो चॉइस है, फोर्स दे करके पोटेंशियल पूछा जाए तो इंटीग्रेट करना, फोर्स क्या कह रहे, अच्छा यहाँ डिफरेंशिएशन कुछ गड़बड़ किया मैंने क्या, हाँ सही कह रहा हूं। ये आ जाएगा a और डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का 2x की पावर माइनस 3, तो f बराबर आ जाएगा कितना 2a अपॉन x की पावर 3 i है। अब सही है। तो आपके पास में दो क्वेश्चन हो गए कि अगर आप पोटेंशियल एनर्जी दे करके फोर्स पूछोगे तो डिफरेंशिएशन करेंगे। अच्छा तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी में अगर x y z तीनों होंगे तो और मजा आएगा, तब हमारे डेबर y को भी मौका मिलेगा, डेबर z को भी मौका मिलेगा। और अगर आप उसको फोर्स दे करके पोटेंशियल पूछोगे तो इंटीग्रेट करेंगे। अच्छा इंटीग्रेट में जैसे हमने कर दिया इनफाइनाइट से यार
कभी कभी कह सकता है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि वो इनफाइनाइट पर था। तो हमने कहा कहां पर था, तो वो क्वेश्चन कहता है कि वो पहले से ही कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर था। तो अगर पहले से ही कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर था तो उसकी जो स्थिति सदिश होगी, उसका जो पोजीशन होगा वो क्या हो जाएगा, r1। और वर्क डन के बाद वो अभी भी अंदर ही है लेकिन नई जगह पर है, अब क्या हो जाएगा r2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा r2। अगर वो क्वेश्चन देने वाला ये कहता है तो तुरंत यहाँ पे अनंत की जगह पे क्या ले लेंगे, r1, और यहाँ पे क्या कर देंगे, r2। कुछ नहीं कहता है तो हमेशा यही मानेंगे कि पहले वो कहाँ था, अनंत पर, अब कहाँ आया, r। नोट कर लीजिए।